सामने दुश्मन के 2 बंकर, और उधर से वो फायर करना शुरू किया। हम इधर से ऊपर चढ़े हैं, ऊपर से फायर कर रहे हैं, लेकिन हमने भी सातों में एक साथ आधाधुंध फायरिंग किया। इतना जबरदस्त हमारे ऊपर बम्बारमेंट शुरू हुआ। हम ऐसी कंडीशन में थे कि एक कदम आगे रखते हैं तब भी हेड शूट है, और एक कदम पीछे रखते हैं तब भी हेड शूट, यानी मरना निश्चित। टाइगर हिल के ऊपर जो है लड़ाई लड़ने की, टाइगर हिल की ऊंचाई 16,500 फीट। दुश्मन ऊपर था, कितनी तादाद में था कुछ पता नहीं था। मैं उसको बोला, सनतराम सर को तो गोली लगी। क्या? बस इतना ही। क्या उसके शब्द निकला, ऐसे सीने में यहां से भी मैंने खून की पिचकारी छूटती हुई देखी। एक से लेट गया से। एक मेरा साथी खड़ा हुआ एकदम से फायर करने के लिए, तो वहां आरटी का बम गिरा, तो उसकी यहाँ से गर्दन गिरी। फिर वो गोलियों की बौछारें इतनी आधाधुंध हुई, जो भी बाकी थे सारे के सारे शहीद से। इनका एक कमांडर था, उसने बोला इनको रिचेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। मैं भी इस तरह से पड़ा हुआ था। उसने फर्स्ट में यहाँ पे गोली मारी, फिर यहाँ पैर में 2 जगह पे गोलियां मारी। मैं देख रहा हूँ धुआं निकल रहा है। इस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। उनको यकीन हो गया इनमें से कोई जिंदा ही नहीं। मेरे पास एक ग्रेनेड था, मैंने अपना ग्रेनेड निकाला, उसकी पिन निकाल करके उसके ऊपर ऐसे फेंक दिया। उसका यहाँ से पूरा सर उड़ा और वो हमारे ऊपर ऐसे आकर के गिरा। उसके गिरते ही उस धमाके से जो पाकिस्तान के जवान थे, उनमें खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रेनफोर्समेंट आ गई। उसको गिरते ही मैंने तुरंत उसकी राइफल को से झपट्टा मारा, वहां से एकदम से ब्रस्ट मार करके फिर तुरंत इस पहाड़ से पलटा खाया दूसरे पत्थर से। उनके 2-3 बंदे और मारे गए। लोग तो देखते हैं फिल्मों के अंदर गर्दन कटती है, धड़ चलते हैं, तो उन पलों को जिया भी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं श्वेता सिंह। आज हम आपको एक ऐसे शूरवीर की कहानी सुनाने वाले हैं जिसके सामने मौत ने भी घुटने टेक दिए। 19 साल के एक जवान ने सीने पर 1 नहीं 2 नहीं 18 गोलियां झेली, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, हौसला नहीं हारा। यह कहानी करगिल युद्ध की है। यह कहानी है टाइगर हिल के टाइगर, सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव की। करगिल जैसा युद्ध, 19 साल का एक लड़का। जब मैं सीधे वहीं से शुरू करती हूं, जब आप कूच कर रहे थे उस चोटी की ओर जहां पर भारतीय सेना को अभी तक कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। एक 19 साल के नौजवान के मन में क्या चल रहा था उस समय? क्योंकि घातक प्लाटून के अंदर मुझे शामिल कर लिया गया था और हमारा बहुत सारी कैजुअलिटी हो गई। 2 अफसर, 2 जेसीओज और 21 जवान तोलोलिंग टॉप के ऊपर उनकी शहादत हो चुकी थी। बस एक पागलपन था कि अपने साथियों का बदला लेना है। द्रास सेक्टर में 2 स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट चोटियां थी, टाइगर हिल और तोलोलिंग। मेरी यूनिट को ये टास्क दिया गया 26 जून 99 को कि आप 3 और 4 की रात को जो है हमला करके टाइगर हिल के ऊपर जो है कब्जा करेंगे। जब आगे बढ़ते हुए, जहां पर यही नहीं समझ में उस समय आ रहा था, ये तो शुरुआती दौर की भी बातें, जब
लग रहा था कि पता नहीं कौन दुश्मन है, कितनी संख्या में है, कहां पर मौजूद है, खड़ी चढ़ाइयां आप लोगों को चढ़नी है। वो सुबह जब आप लोगों को वो पलटवार अपना लॉन्च करना था, दुश्मन ऊपर था, कितनी तादाद में था कुछ पता नहीं था। ये पता था कि हाँ संख्या बल ज्यादा होगा, तो इसलिए हम रात भर चलते थे, दिन भर पत्थरों में छुपे रहते थे। इसलिए 2 रात और 1 दिन -20 डिग्री टेम्परेचर हो जाता था रात का। बर्फ तो दिन में भी गिरती थी और रात में भी गिरती थी, और फिसलन थी, पहाड़ थे, पत्थर थे, बर्फ थी, तो दिन में तो जा नहीं सकते। बहुत ठंडी हवाएं चलती थी, टेम्परेचर -15 -20 के आसपास रहता था। दूसरा जो चैलेंज वहाँ पर जो रहता था वो था टेरेन का। बहुत पथरीली जगह है, छुपने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है, और जो ऑपरेशंस हैं वो केवल रात के टाइम ही किए जा सकते हैं। तीसरी रात जब सुबह का वक्त होने वाला था, बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान जिस पर चढ़ना असंभव सा प्रतीत था। फिर चारों तरफ इधर उधर गए, हम देखा रास्ता कहीं है नहीं। फिर रस्सियों के सहारे, क्योंकि रस्सियाँ थी, रस्सियाँ फेंकी ऊपर पत्थर में, वो अटक गए। फिर धीरे धीरे चढ़ने लगे। ये जो ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव था, इसको मैंने स्पेशली इसको चुना था घातक प्लाटून के लिए, क्योंकि तोलोलिंग की लड़ाई में इस लड़के ने बहुत अच्छा काम किया था। बहुत खतरनाक था, सामने मौत थी और पाकिस्तानी भी दिखाई दे रहे थे। तो हम केवल 7 जवान चढ़ पाए थे, तभी उन्होंने फायरिंग खोल दी। तो इतना जबरदस्त फायर हुआ कि 7 हम ऊपर रह के बाकी को चढ़ने नहीं दिया। ऊपर पहुंचते हैं तो एकदम से 8-10 मीटर का बिल्कुल प्लेन स्पेस, सामने दुश्मन के 2 फिर बंकर, और उधर से वो फायर करना शुरू किया। हम इधर से ऊपर चढ़े हैं, ऊपर से फायर कर रहे हैं वो, लेकिन हमने भी सातों ने एक साथ आधा धुंध फायरिंग किया, और उनमें 4-5 थे, चारों को मार दिया। जो दुश्मन है वो एकदम हैरान हो गया कि ये क्या हो गया, उसमें खलबली मच गई, और जिसकी वजह से जो ऊपर 3-4 जो मोर्चे थे टॉप के ऊपर, वो एकदम खुल गए, मशीन गन के, रॉकेट लॉन्चर्स के, ग्रेनेड्स के, और बहुत भारी फायर जो है इस प्लाटून के ऊपर आया। हम ऐसी कंडीशन में थे कि एक कदम आगे रखते हैं तब भी हेड शूट है, और एक कदम पीछे रखते हैं तब भी हेड शूट है, यानी मरना निश्चित हो गया था। ये भी सत्य है कि बिना लीडर के कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती है, और उस समय जो हमारा टीम लीडर, हमारा प्लेटून हवलदार मदन हमारे साथ था, जिसके पास फौज का 24 साल का एक्सपीरियंस था। उसके अपने अनुभव से हमको डिप्लॉयड किया, फिर अलग अलग जो है तरीके से, कभी कहाँ से फायर करना है, किस तरह से करना है, हमें 8-7 की संख्या को 14 और 15 की दिखाना है, तो किस तरह से उसने पूरा अपने हिसाब से, अनुभव के हिसाब से हमें लड़ाते रहे। जब आप लोग उस कूच के लिए निकलते हैं और जब वो चढ़ाई शुरू कर रहे थे, तो वजन तो एक सीमित ही ले जा सकते हैं, तो इसमें कितना कैसे निर्धारित होता है कि कितना असलहा, हथियार ले जाएंगे, पानी, कितना खाना ले जाएंगे? 10-10 आदमी की एक एक टीम हो जाती है। तो उस टीम के अंदर एक RL रॉकेट लॉन्चर होगा, एक LMG भी होगी, सबकी जो है अम्यूनिशन की ऑथराइजेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो एक RL वाला बंदा वो अम्यूनिशन नहीं उठाएगा, वो सिर्फ उसी हथियार को उठाएगा, अपना पर्सनल उसका जो खाने का होगा उसको होगा। उसके पास 2 बम, बाकी उसके जो 4 बम वो दूसरे बंदों के पास में, और दूसरे बंदे के पास में उसका खुद का वेपन भी है, हथियार अम्यूनिशन भी है, खुद का जो है 72 घंटे का राशन भी है, और वो बम भी है। फिर इस तरह से करके वो सारा डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है एक प्लेटून हवलदार के, सबके पास लगभग 30 से 32 किलो का वजन सबके पास हो। लेकिन जब बिल्कुल हैंड टू हैंड फाइट के लिए चलते हैं, तब हमारे पास 22.5 केजी का वजन होता है। तो यहाँ पर अब आपने वहाँ पर बंकर में आप लोग पाकिस्तानियों को वहाँ से बाहर फेंक कर
और उस बंकर की आड़ आप लोगों ने ली। तो इतना जबरदस्त उनके पास बम्बारमेंट शुरू किया, क्योंकि अब हम ऐसी परिस्थिति में थे कि हमारी आर्टिलरी जो सपोर्ट भी हमें नहीं मिल सकता था, क्योंकि आरटी का जब बम गिरता है तो उसका 250 मीटर का रेडियस होता है किलिंग एरिया। अब तो हम तो 50-60 मीटर में बैठे हुए। अब धीरे धीरे जब अम्निशन तो समाप्त होगा, क्योंकि दुश्मन की भारी संख्या है और हम लगातार फायर करते जा रहे हैं, 5 घंटे हमें हो गए थे। फिर नीचे जो टीम थी 25-30 मीटर नीचे थी, उनको आवाज़ दिया कि यार कम से कम अम्निशन फेंको, चढ़ नहीं पा रहे थे। हम ऐसी परिस्थिति में थे, इतनी मजबूर हो गए थे कि 2 कदम दूर नीचे वालों ने अम्निशन फेंका है, लेकिन उस अम्निशन को उठा नहीं पा रहे। वो इतने क्लोज होकर के नज़दीक आ गए, उन्होंने देखा कि हाँ नीचे से अम्निशन आया है, रुमाल में बंधा हुआ है, फिर उसी के ऊपर सिस्ट लेकर के फायर करने लगे ताकि ये उठाने जाए और सीधा हेडशॉट करे। हमें हिम्मत नहीं आ रही, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रास्ता मिलेगा। तो तभी जो है एकदम से सोचा ही, बोला यार हमारे पास अम्निशन खत्म हो रहा ना, उनके पास तो है, अब उनके अम्निशन को अपना अम्निशन बनाना। हमने इसके ऊपर विचार किया। वो लगातार 5 बम गिराते थे, फिर उसके बाद बंद हो जाते थे, फिर 10 मिनट के बाद में फिर बम गिराना शुरू करते। उनका एक पूरा ट्रेंड बन गया था, वो हमने देख लिया, समझ लिया। अब उनका जो है आरटी के बम आएंगे, उसी बम के दौरान जैसे ही बम फटने लगते हैं, अलग अलग बैठ जाओ, फायर बंद कर दो। तो हम 3 ऐसे अलग अलग पत्थरों के पास बैठ गए। अब जब 20-25 मिनट तक हमारी तरफ से कोई फायर नहीं हो, तो उनको लगा कि शायद इनका अम्निशन अब खत्म हो गया है, और उन्होंने भारी तादाद में बम्बारमेंट भी किया कि ये मर भी गए। तो एक सामने बहुत बड़ा पत्थर था, उसके दोनों तरफ से निकलने के रास्ते थे। तो 20-25 मिनट के बाद हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ से बंदे निकल करके बाहर आ रहे हैं। तो 10-12 बंदे जब वो बहुत करीब आने लगे, हम बिल्कुल धैर्य को बना करके शांति से चुपचाप बैठे हुए थे। बहुत करीब आए तो हमने एक साथ इशारा के कोऑर्डिनेट किया हुआ था, एक साथ ब्रस्ट फायरिंग किया, तो उनमें से 1-2 बचा होगा, सारे के सारे। उनमें से जो 1-2 बचा था वो तो ऊपर की तरफ भागे। फिर हमने भाग करके तुरंत जो है उनको, उनके हथियार, उन्हीं का अम्निशन वो छीना और फिर अपने वापस पोस्टों पे आकर के बैठे। लेकिन जो 1-2 बचा था उन्होंने ऊपर जाकर के बता दिया, क्योंकि फायर खुलने से स्ट्रेंथ का पता चल जाता। तो उन्होंने विदिन 30 मिनट जो लोकल काउंटर अटैक उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया। उन्होंने जितने भी उनके पास हैवी वेपन थे, तमाम वेपन्स का आधा धुंध फायरिंग करने लगे। हमें सर नहीं उठाने दिया 20 मिनट तक। तो उन्होंने ऊपर से पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। वो पत्थरों को, बड़े बड़े पत्थरों को जो है फेंकते रहे, लेकिन हम फायर नहीं। अब हमने फायर नहीं, क्योंकि हमें पता था कि अभी फायर खुलते ही हमारी लोकेशन जाहिर होगी और दूर से दूर ये आसानी से हमें मार सकते हैं। इसलिए चुपचाप हम पत्थरों के पीछे आड़ लेकर के बैठे रहे। वो और नज़दीक आने लगे तो फिर ग्रेनेड फेंकने शुरू करे उन्होंने। अब कोई चिल्लाए, किसी को लगेगी तो चिल्लाएगा, तो पता चलेगा कौन किस पत्थर के पास पीछे बैठा हुआ है। लेकिन उन ग्रेनेड्स का कोई फ़र्क हमें नहीं पड़ रहा था, वो ढलान में थे, ऐसे चले जाते लुढ़क कर। काफ़ी देर नज़दीक आने के बाद उनको हमारी LMG की बैरल नज़र आ गई। तो LMG की बैरल से थोड़ी सी निकली होगी 6-7 इंच। उन्होंने इतना एक्यूरेसी के साथ उसी के ऊपर RPG का राउंड गिरा दिया कि वो बैरल डैमेज। अब जब बम वहाँ पे फटेगा तो पत्थर तो उछलेंगे, तो उसको चलाने वाले भी नए जवान थे, उनको जैसे पत्थर लगे, जैसे प्लाटून हवलदार बैठा था उसकी तरफ वो दौड़े। मैं उसके राइफल के जो LMG के जस्ट दाहिनी तरफ बैठा हुआ था। तो वो जब बस उनकी तरफ भागे, बोला सर मर गए, बिल्कुल नज़दीक आ गई। बोला हथियार कैसे छोड़ दिया? तो उन्होंने एकदम से बोला योगेंद्र, हाँ सर। बोले इस LMG को उठा करके फेंक। इसके सिवा दुनिया में आज कोई बचाने वाला नहीं है। उस LMG को उठा करके उनकी तरफ फेंक तो दिया,
एकदम से मेरी नज़र ऊपर की तरफ गई तो देखता हूँ 7 पाकिस्तान के जवान तो बिल्कुल बहुत नज़दीक आ गए थे। मैं कहा सर ये तो बहुत नज़दीक आ गए, कहाँ पर है ये खड़े? शायद मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँची होगी तो उन्होंने सीधा ऊपर से ग्रेनेड फेंका। एक मेरा साथी जो पीछे लेट करके फायर कर रहा, दोनों के बीच में जो ग्रेनेड फटा, यहाँ से उसकी उंगली कटी। तो जिसको चोट लगती है दर्द का एहसास उसी को होता है। उसको लगा कि शायद उसका हाथ कट गया। वो बोला यार मेरा हाथ कट गया। मैं पीछे की तरफ देखा, मैं कहा नहीं सर हाथ नहीं, उंगली कटी है। उसको फर्स्ट एड दिया। एक और सैनिक था वो भी एकदम से उसको भी ग्रेनेड से जो है जख्मी हुआ, उसको भी फर्स्ट एड किया। हम सब ने बोला कि सर ऐसा करो, आप लोग फायर तो कर नहीं सकते हो, लड़ नहीं सकते, ऐसे करो नीचे कूद जाओ, कहीं से हो सकता है अपनी टीम चढ़ सकती, चढ़ाने की कोशिश करना। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बोला यार मरना है तो तुम्हारे साथ मरेंगे, जिएंगे तो तुम्हारे साथ जिएंगे। तभी एक और हमारा लेफ्टिनेंट था, उसके पास स्नाइपर राइफल थी, उसके ऊपर 3 तरफ से फायर आने लगा। एक मेरा ट्रेनिंग का साथी था कनेडियन अनंतराम, हम दोनों को बुलाया तुम जाओ उसकी हेल्प करिए। तो जैसे ही वहाँ से हमने हरकत किया, शायद मेरा मूवमेंट उनको फिर नज़र आ गया। फिर ऊपर से ग्रेनेड फेंका तो ग्रेनेड का एक स्प्लेंडर आकर के मेरे भी जब घुटने के नीचे लगा तो मैं खड़ा था एकदम नीचे जा गिरा। तो मुझे भी लगा कि शायद मेरा घुटने से पैर कट गया है। अब एक फील्ड पट्टी थी, वो अपने साथी को बांधती, अब तो कोई फील्ड पट्टी भी नहीं थी। तो नीचे गिरते ही एकदम से मन में आया, देखता हूँ पैर कटा है कि नहीं। ऐसे हाथ मारा तो यहाँ पर जख्म बहुत था। काले वाले पटके बांधे हुए थे। धीरे से हेलमेट नीचे करके पटका जो है खोला, उसको पत्थर से फाड़ करके और ऐसे बांध रहा था मैं अभी। तभी एक और ग्रेनेड आगे गिरा और फटा एकदम से, उसका यहाँ से ये टुकड़ा लगा। इसको कटने के बाद पूरा चेहरा, ये जो निशान ये जो अभी भी है। हाँ ये निशान अभी भी है। ये नाक या इसके नीचे से तो बहुत गहरा था। तो एकदम से लगा कि शायद आंखें चली गई, क्योंकि बहुत देर तक कुछ भी दिखाई नहीं दी। और जब काफी देर के बाद आंखें खुली, देखा ऊपर से नीचे तक लहू लुहान और नाक से खून की धार बह रही थी। तो वहां उनका एक स्लीपिंग बैग पड़ा हुआ था, उससे बहुत देर तक उसको नाक से जो है उसको ब्लड साफ करता रहा, लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ। उस मंजर की हम कल्पना भी नहीं कर सकते जिस परिस्थिति में योगेंद्र यादव और उनके साथी दुश्मन से लोहा ले रहे थे। शरीर ने जैसे दर्द को स्वीकार कर लिया था, दिमाग ने जैसे ये तय कर लिया था कि एक ही लक्ष्य है, विजय। फिर चाहे जो चुनौती आए, जैसी विपत्ति आए, एक कदम पीछे नहीं लेना है। मैं उनको बोला सर आप मेरे फर्स्ट एड कर दो, क्योंकि नाक से तो धार खून की बंद हो ही नहीं रही थी। मगर सर वो नहीं मारेंगे तो मैं खुद मर जाऊंगा। बोला ऐसे कर, थोड़ी देर तू फायर कर और मैं करता हूँ। उन्होंने अपना फील्ड पट्टी निकाली, बोला चल मैं तेरा फर्स्ट एड करता हूँ। हम यहाँ तक हाथ पहुँचा था उनका, यहाँ पे गोली लगी और इधर से उनका खून का फुहार छूटते हुए बस ऐसे पीछे की तरफ लेटते हुए चले गए। मैं एकदम से हाथ पकड़ा उनका, सर क्या हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं बोले। ऐसे ही बगल में बैठा था वो कनेडियन अनंतराम। मैं उसको बोला ये अनंतराम सर को तो गोली लगी है। क्या? बस इतना वो क्या उसके शब्द निकला। ऐसे सीने में यहाँ से भी मैंने खून की पिचकारी छूटती हुई देखी, एक से लेट गए सर। पल भर में दोनों बंदे खत्म। लोग तो देखते हैं फिल्मों के अंदर गर्दन कटती है, धड़ चलते हैं, मैंने तो उन पलों को जिया भी है। एक मेरा साथी खड़ा हुआ एकदम से फायर करने के लिए, तो वहाँ आरटी का बम गिरा तो उसकी यहाँ से गर्दन कटी, गर्दन कट के नीचे गिरी, उसको भी ऐसे उछलते हुए मैंने देखा। बस इतना कह पाया उन्होंने, इस तरह से आकर के हमको घेर लिया। फिर वो गोलियों की बौछारें इतनी आधाधुंध हुई, जो भी बाकी थे सारे के सारे साथी शहीद। मैं भी उनकी तरफ से मार चुका। तो उनका एक कमांडर था, उसने बोला इनको रीचेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। तो वो आकर के उनके जवान, जब हमारे जवानों की बॉडियों में गोलियां मारते थे, बॉडी ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ, तो उसने सामने वाले को मारा तो उसकी बॉडी ऐसे उछली, बगल वाले को मारा तो मैं भी इस तरह से पड़ा हुआ था। उसने फर्स्ट में यहाँ पे गोली मारी, फिर यहाँ पैर में 2 जगह पे गोलियां मारी। मैं देख रहा हूँ धुआं निकल रहा है।
उस गोली की पीड़ा को चुपचाप बड़ा सहता रहा। उनको यकीन हो गया इनमें से कोई जिंदा ही नहीं। टाइगर हिल के बगल में ही मस्को वैली, जहां उनका बेस कैंप था, तो कैप्टन सेट पे मैसेज दे रहा था कि नीचे जो हिंदुस्तान के एमएमजी पोस्ट है उसके ऊपर हमला कर दो। बोला यहाँ पे ये साले 8-7 थे, सुबह से इन्होंने परेशान किया, वहाँ पे भी कम ही बंदे, बोला नीचे हमला कर दो। बस इतना जैसे सुना मुझे लगा यार आज तो पूरी टीम खत्म, क्योंकि अगर इन्होंने नीचे हमला कर दिया तो जो बीच वाले बंदे वो कहाँ जाएंगे, तो मारे ही जाएंगे। तब ऊपर वाले से सिर्फ इतनी प्रार्थना करी कि मुझे इतनी जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना दे सकूं। चुपचाप पड़ा रहा, एक मौके की तलाश में था। थोड़ी सी भी हरकत किया तो जिंदा उठा के ले जाएंगे। फिर काफी देर के बाद उनके फिर कमांडर ने बोला इनके हथियार उठा लो। उनका एक जवान आकर के दोबारा से गोलियां मार रहा था, एक हथियार उठा रहा था। तो तब तक मैंने अपने मन और मस्तिष्क के अंदर एक विश्वास पैदा कर लिया था कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, मैं उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा। योगेंद्र यादव जमीन पर औंधे पड़े थे, आंखें बंद थी। पाकिस्तानी सैनिक वहां पर पड़े भारतीय सैनिकों के शवों पर भी गोली मारकर कंफर्म कर रहे थे कि कहीं कोई जिंदा तो नहीं बच गया। योगेंद्र यादव वहीं पर घायल पड़े थे। तो वो उसी तरह से उसी रोटेशन से गोली मारता हुआ आया, फिर भी उसने मेरी बाजू में पैर में गोली मारी। 2 कदम चलने के बाद न जाने उसको क्या हुआ, फिर वापस पीछे की तरफ लौटा तो उसने राइफल सीने की तरफ करी। तब लगा यार योगेंद्र अब नहीं बचेगा। लेकिन जब उसने गोली चलाई तो यहाँ पे पर्स रखा था, क्योंकि पहाड़ी पर चलते चलते पूरी पैंट फट गई थी, तो यहाँ पर्स था, उसमें भी 5-5 रुपए के कुछ सिक्के पड़े हुए थे। कहते हैं जाको राखे साईं मार सके ना कोई, तो शायद माँ भारती ने मुझे चुना होगा। तो इसलिए जब गोली चलाई तो जाकर के वो सिक्कों से ही टकराई और रिकोचित हो गई। दर्द का एहसास था नहीं था, आप कुछ और सोच रहे थे? मकसद आपका केवल अपने साथियों को बचाना था, देश को बचाना था, तिरंगा लहराना था? तो उस समय मन सिर्फ उस तिरंगे के ऊपर था, उस लक्ष्य के ऊपर था कि किसी भी तरह में हमारा ये ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए, तिरंगा फहर जाए और राष्ट्र सुरक्षित हो जाए। बस मन वहां था, इसलिए वो दर्द की पीड़ा कुछ पता ही नहीं चला। ये लगा मुझे भी कि मर गया। पाकिस्तान का दूसरा जवान आया, उसने आकर के जैसे मेरा हथियार ऐसे पड़ा हुआ था उसने उठाया, उठा करके शायद उसका पैर मेरे पैर से टकराया होगा। तो तब मुझे एकदम से चेतना आई, मुझे लगा यार मैं तो जिंदा हूं। तब फिर एक अंतर मन से आवाज है कि योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो मरेगा भी नहीं। एक अंदर से अटूट विश्वास हो। तो मेरे पास एक ग्रेनेड था, मैंने अपना ग्रेनेड निकाला, उसकी पिन निकाल करके उसके ऊपर ऐसे फेंक दिया। तो जो कोट पहने हुए थे, कोट के अंदर हुड लगे हुए थे और हुड के अंदर वो ग्रेनेड गिरा, दोनों तरफ उसकी राइफल टकी है और जब तक वो ग्रेनेड को वहां से निकाल पाता, ग्रेनेड फटा, उसका यहाँ से पूरा सर उड़ा और वो हमारे ऊपर ऐसे आकर के गिरा। उसके गिरते ही उस धमाके से जो पाकिस्तान के जवान थे उनमें खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रेनफोर्समेंट आ गई है। तो उनका जो खलबली मची, बस उसी वही एक मौका था मेरे पास। उसको गिरते ही मैंने तुरंत उसकी राइफल को ऐसे झपट्टा मारा, पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन ये हाथ तो हिला ही नहीं। इस हाथ को सिर्फ कंधा कंधा हिला, लेकिन फिर इसकी परवाह नहीं करी। मैंने तुरंत इसकी राइफल को उठाया, वहाँ से एकदम से ब्रस्ट मार करके फिर तुरंत इस हाथ से पलटा खाया दूसरे पत्थर से। तो उनके 2-3 बंदे और मारे गए। 3-4 जगह से मैं ऐसे लुढ़कता एक हाथ से पत्थर
तो 3-4 जगह से फायरिंग किया तो उनको लगा कि हाँ यार इनमें से यहाँ जिंदा नहीं है, नीचे से फौज वो चढ़ आई, तो वो उस भ्रम में जो है वहाँ से वो भाग खड़े। घायल होने के बाद भी योगेंद्र यादव को अपने साथियों का ख्याल था। वो वापस घिसट घिसट कर उन तक पहुंचे इस उम्मीद में कि शायद कोई जिंदा हो। तो फिर आकर के एक एक को देखने लगा तो मैं किसी का पूरा यहाँ से सर निकला हुआ बाहर था, किसी के पूरे फेफड़े निकले हुए बाहर थे। एक एक को इस सर को गोद में रख करके रोता रहा, बहुत देर रोया। फिर रोते रोते, क्योंकि अब जो है मन वापस शरीर के साथ कनेक्ट होने लगा, भी शरीर के अंदर भी पीड़ा होने लगी। ये हड्डियां टूट करके जो चूर हो गया था तो आपस में टकराती था, सहनीय पीड़ा होने लगी। रोता रहा, फिर अपने आप को संभाला, फिर सोचने लगा यार नीचे जाना है, लेकिन जाऊं कहाँ? चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, पहाड़ ही पहाड़, कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ से हम रात को चढ़ करके ऊपर आए। जाऊं तो जाऊं कहाँ? बहुत देर पड़ा हुआ सोचता रहा। कहते हैं कि आध्यात्म सिखाता है हमें कि इस इंसान के 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कर्ण शरीर। कर्ण शरीर ऐसा शरीर जिसमें हम दिव्य ध्वनियों को सुन सकते हैं। तो जब हम सच में जो है अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो शायद ईश्वर जो है तभी हमारे अंदर वो शक्तियाँ देता होगा, साथ देता है। तो ऐसी आवाज़ सुनाई दी जिसने बोला बेटा इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। मैं चारों तरफ देख रहा हूँ लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो आवाज़ सुनाई दे रही कंटिन्यू। फिर मैंने बिना कुछ सोचे समझे लुढ़कने के लिए तैयार हुआ। तो हाथ ऐसे लटक गया था तो बिल्कुल। तो फिर सोचा इसको बांध लेता हूँ ऐसे, तभी लुढ़कूंगा। तो ऐसे बांधने की कोशिश करने लगा मैं, लेकिन शरीर के अंदर इतनी कंपन पैदा हो गई थी कि बंध ही नहीं रहा था। तो यहाँ ऐसे पकड़ता तो ये हाथ इधर लुढ़क जाता, कभी इधर घूम जाता। तो मुझे लगा कि शायद ये कट गया है। फिर लगा कि कट गया तो इसको तोड़ करके फेंक देता हूँ। ऐसे पकड़ करके मैंने झटका मारा जोर से, लेकिन टूटा ही नहीं टूटा। ऐसे बंध नहीं रहा है, बहुत दर्द होने लगा, सहनीय दर्द होने लगा। फिर इसको उठाया, पीछे कमर पे फेंका और पीछे बेल्ट में फंसा लिया, मगर जब हिलेगा नहीं तो दर्द नहीं। तो पीछे फंसाया, फिर उस नाले से मैं लुढ़क गया। योगेंद्र यादव पहाड़ी से लुढ़क तो गए, लेकिन उनको दिशा का अंदाजा नहीं लग रहा था। लुढ़कते लुढ़कते एक गड्ढे में जाकर वो थम गए, लेकिन उनको शक हुआ कि वो हिंदुस्तान की सीमा में हैं भी या नहीं। कहीं गलती से वो पाकिस्तान की तरफ तो नहीं पहुंच गए। मैं नीचे देखा कि यार अगर वो हेलमेट उनके पास हुआ तो अपने बंदे हैं, और हेलमेट नहीं है तो वही है, पाकिस्तान वाले ही हैं। मैं नीचे देखा तो जो हमारे बंदे ऊपर नहीं चढ़ पा रहे थे, वही हमारे टीम वाले बंदे, वो वापस नीचे की तरफ ही आ रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर भी भारी बम्बारमेंट शुरू हो गया। तो उनमें से जब आवाज़ मारी तो उन्होंने 2 बंदे भाग करके आए। उन्होंने देखा, बोला कहाँ सर, मैं हूँ इधर। तो वहाँ से उठा करके मुझे नाले से बाहर निकाला उन्होंने। जिस तरह से हम फिल्मों में भी देखते हैं ना, जो ग्रेनेड फटता है, पूरे ड्रेस कैसे चीथड़े हो जाते हैं, सेम कंडीशन थी। तो कोई कह ही नहीं रहा था कि ये जिंदा रहेगा, सबको था कि थोड़ी बहुत देर के बाद में मर जाएगा। तो जो हमारा घातक जेसीओस था वो एकदम से आया दौड़ करके, बलवान साहब भी आए दौड़ करके, बोले यार तू घबरा ना, मत मत। नहीं सर मुझे कुछ नहीं होगा, सिर्फ पोस्ट को बचा लो, कैसी भी करके पोस्ट को बचा लो। क्या हुआ? मैं कैसे ऐसे ऊपर सब खत्म हो गए और ये अभी कंडीशन है। तो उन्होंने तुरंत जो है ब्लेड लिया, ब्लेड से जो है कपड़ों को काट कर करके जो फेंकना शुरू किया। एक इतना सेंस था उस टाइम पे
क्वार्टर मास्टर ने बोला कि भाई तुम आओ या मत आओ, मेरे क्लोथिंग वापस मेरे पास पहुंचना चाहिए। बोला बहुत महंगा क्लोथिंग है, अभी आया ये। तो वो जैसे फाड़ करके फेंकने लगे तो मैं जीसीओ साहब को बोला, मैं कहा साहब ऐसे मत फेंको, मेरा क्वार्टर मास्टर पेमेंट ही कर देगा। बोला तुझे अभी मरने को हो रहा है, तुझे कपड़ों की पड़ी है। मैं कहा सर उसने बोला है बहुत सख्त है। मैं कहा उसको कपड़े मेरी कंपनी में पहुंचा देना कैसी भी करके। तो वहाँ से वो कंधे पे डाल करके पीछे की तरफ लाने लगे। ये दिन का 1:30-2 बज रहा था उस टाइम जब ले जाने लगे। तो वो पहाड़ियों पे चढ़ने बहुत आसान है, उतरना तो बहुत मुश्किल है, कैजुअलिटी लेकर के तो बहुत ज़्यादा होता है। तो धीरे धीरे करके जब कमांडिंग अफसर के पास पहुंचा तो शाम हो गई थी। तो इतना लहू बह चुका था कि दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था। तो उन्होंने बोला बेटा मेरे को पहचानता है, मैं कौन हूँ? मैं सब दिखाई कुछ नहीं दे रहा लेकिन आवाज़ सुनाई दे रही है। बोला मैं तेरा कमांडिंग अफसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर। मैं कहा जय हिंद साहब, बहुत तेज सर्दी लग रही है साहब। सबसे पहले जब वो मेरे पास आए तो मैंने देखा वो पूरे ब्लीड हो रहे थे। सबसे पहले जो मेरा अपना स्लीपिंग बैग था उसमें मैंने उनको रखा, थोड़ा उनको गर्म किया क्योंकि रात का वक्त था, टेम्परेचर बहुत डाउन था, हवा चल रही थी, और चाय हमने उसको पिलाई। उसके बाद उन्होंने मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन दी कि किस तरह से वहाँ पर दुश्मन है, उनके हथियार तकरीबन कहाँ पर है। लास्ट में बोलते हैं जवान की रिक्वायरमेंट बता बेटा क्या है। उनके साहब जवान की रिक्वायरमेंट अम्युनिशन और फील्ड पट्टी की है। हमें फर्स्ट लाइन अम्युनिशन दिया, फील्ड पट्टी एक दिया, लेकिन हमें फील्ड पट्टी की ज़्यादा आवश्यकता है। 4-4, 5-5 एक बंदे को जो है फील्ड पट्टी होनी चाहिए। और फर्स्ट लाइन अम्युनिशन से काम नहीं चल रहा है, सेकंड लाइन और फर्स्ट लाइन दोनों अम्युनिशन दे दिया। ओके। और खाने के लिए तो सब कुछ नहीं चाहिए, खाने के लिए तो भूख ही नहीं लगती है। 72 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो गया था। ये पार्ले जी वाला बिस्कुट का पैकेट, एक बड्डी पियर ने सिर्फ हमने आधा बिस्कुट का पैकेट खाया था, आधा तो बैलेंस था, सब भूख नहीं लगती है। कहते कहते फिर डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ। फिर तो 3 दिन के बाद देखा ऊपर पंखा चल रहा है, तब पता चला 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर। और वहीं पर मुझे पता चला कि उसी रात को दोबारा से हमारी टीम ने अटैक किया और बिना कुछ कैजुअलिटी के उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहराया। टाइगर हिल पे जब अटैक करने के लिए गए थे, मेरे साथ में 24 आदमी थे और मेरे पास MMG गन थी। तो रास्ते में 2 बंकर मैंने तोड़ा है और मैं करीब 48 घंटे तक अकेला ही लड़ता रहा। अपने पराक्रम के लिए योगेंद्र यादव को परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने का ऐलान हुआ, लेकिन इसकी भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। अगला कंफ्यूजन सेम नाम में हुआ। हाँ, सम्मान को लेके, परमवीर चक्र को लेके आपको कब बताया गया कि आपको मिल रहा है ये सम्मान? ये 15 अगस्त, मुझे तो 15 अगस्त की सुबह पता चल गया था। 15 अगस्त की सुबह 9 बजे के आसपास जनरल VP मलिक वो आए थे, क्योंकि रात को 8:45 बजे जो न्यूज हमने देखा था कि उसमें कारगिल युद्ध के दौरान 4 परमवीर चक्र दिए जा रहे हैं, जिसमें से एक ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव मरणोपरांत 18 ग्रेनेडियर। ये न्यूज हमने सुनी है। तो सभी जो है और भी मेरी यूनिट के थे बाकी, और बोले आपकी यूनिट को तो यार वो परमवीर चक्र मिल रहा है। तो दूसरे यूनिट वाले बोले यार तेरी कंपनी को परमवीर चक्र मिला। मैं कहा बोला पार्टी बनती है? मैं कहा हाँ बिल्कुल पार्टी बनती है। हाँ, तो हमने खूब मस्ती करी उस टाइम पे। अब जितना हम हॉस्पिटल में मस्ती कर सकते थे उतनी की, और हम सो। रात को लगभग 1:30 या 2 बजे वो जो MNS नर्स थी वो आई, आकर के बोलती हैं बोला यार बोला आप अपना आर्मी नंबर, रैंक, नेम, पूरा एड्रेस बताइए। अगर मैडम बेड कार्ड लग रहा है इसमें सब कुछ लिखा हुआ। बोला नहीं आप बताओ। मैंने बताया, बता करके आधे घंटे के बाद फिर वापस आई वो। बोला अपने घर वालों का डिटेलमेंट दी। अब दोबारा से जब पूछने के लिए आए तब मन में डाउट हुआ
कि शायद घर में कुछ घटना घटित हो गई है। सुबह 4 बजे उन्होंने बताया कि आपसे जनरल वीपी मलिक साहब मिलने के लिए आ रहे हैं। तो जब जनरल साहब आए फिर उन्होंने बोला मुबारक हो। मैं कहा साहब किस बात की मुबारकबाद? बोला आपको परमवीर चक्र मिला। मैं कहा मैं तो जिंदा हूँ। तो तब पता चला कि बोला रात को हम ढूंढते रहे कि आर्मी नंबर का तो एक ही बंदा हो सकता है, नाम के तो बहुत हो सकते हैं। जब हमने देखा इस आर्मी नंबर वाला बंदा मरणोपरांत दिखा दिया लेकिन डेड बॉडी तो आई नहीं। बोला रात को हमें 2:30 बजे पता चला कि आप बेस हॉस्पिटल में, इसलिए मैं मिलने के लिए आया हूँ। इस युद्ध में सबसे ज्यादा जो वीरता पुरस्कार है वो 18 ग्रेनेडियर्स को 52 वीरता पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें एक परमवीर चक्र जो कि ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव जिन्होंने टाइगर हिल पे कब्जा किया, बहुत अच्छा काम किया। 2 महावीर चक्र कैप्टन बलवान सिंह जो कि घातक प्लाटून कमांडर थे, मेजर राजेश अधिकारी, 6 वीर चक्र, 16 सेना मेडल और बाकी दूसरे जो पुरस्कार है वीरता पुरस्कार है। जब शादी हुई आपकी, उससे पहले कभी देखा था या सिर्फ तस्वीर देखी थी? मैंने तस्वीर देखी थी, छोटा सा फोटो गया था। जी। कैसे लगते थे? अच्छे, सुंदर। लेकिन शादी के फौरन बाद उस टाइम तो कोई नहीं जानता था कि युद्ध हो जाएगा, पर इनको 20 दिन बाद जाना पड़ गया। लेकिन इन्होंने बताया नहीं था ना कि मतलब लड़ाई के लिए जा रहे हैं। बताया ही नहीं? नहीं, घर पे किसी को नहीं बताया। बोले कि छुट्टी 20 दिन की छुट्टी थी, खत्म हो चुकी और अब हम अपनी ड्यूटी चले। गोलियों के घाव जब आपने देखे तब समझ में आपको आया कि ये सिर्फ पहाड़ से नहीं गिरा? जी बिल्कुल। तो क्या लगा उस समय? बहुत चिंता हुई? चिंता हुई, लेकिन इन्होंने महसूस करना ही नहीं दिया। मतलब मैं तो अंदर गई थी और देख रही थी इधर उधर को, काफ़ी लोग थे जो घायल थे, तो मेरी तो पहचान में नहीं आ पाई, क्योंकि मैंने तो शादी में देखा था, दोबारा हॉस्पिटल में ही देखा फिर। तो मतलब पट्टियाँ थी और मतलब इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, तो पहचान में नहीं आ रही। मैं तो गेट में खड़ी थी, ऐसी खड़ी थी, तो इन्होंने हाथ से इशारा करा कि आ जा, इधर आ जा। तब मैं गई तो फिर हंसने लगे, मतलब ऐसा कि रोएंगे या दुख होगा, तो ऐसा इन्होंने फील होने ही नहीं दिया। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। आज के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। वंदे मातरम। आज तक HD सबसे तेज, सबसे ज्यादा।